बैठ जाओ। रिकॉर्ड तो हो ही रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा। बैठिए बैठिए, किचकिच नहीं, बैठिए। देखिए डियर, आज की जो क्लास में है एक पुत्र वियोग बहुत बेहतरीन टॉपिक है, एक कविता है। उस कविता के संदर्भ में बातें करना है। कविता बहुत इसको बोलते हैं पुत्र वात्सल्य है। पुत्र वात्सल्य, पुत्र वात्सल्य का मतलब क्या होता है ना, पुत्र वियोग। एक सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत फेमस कवित्री में से हैं। चलिए पहले इनका कुछ देखता हूँ मैं जीवनी। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इनका जन्म। पहले जान लो कि जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 16 अगस्त 1904। अब ये मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो कविता पद में था, तो सूरदास तुलसीदास से संबंधित था, कुछ कड़बक भी था। तो मेरे को ये लगा कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा मार्मिक है और हृदय विदारक है। इसी कविता को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लगता है और थोड़ा सा आप लोग इमोशनल हो सकते हैं। माँ का प्यार पुत्र के प्रति कैसा होता है उसको शो किया गया इस कविता के माध्यम से। कहता है कि जिनका जन्म जो है, जन्म किनका भैया, तो 16 सुभद्रा मैडम का है ना। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 16 अगस्त, ये दिमाग में रहे, 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। 15 फरवरी 1948 को, 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर जा रहे थे, उसी समय उनका निधन हुआ। देखिए एक नेता भी थे मैडम साहब, एक नेता भी थे। चूंकि कवित्री बनने के उपरांत एक एमएलए भी बने हैं, जैसा कि यहाँ वर्णन होगा नीचे में। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार में एमएलए संबंध थे। और आगे तो क्या है ना, बसंत पंचमी जिसको बोलते हैं लोग सरस्वती पूजा। तो सरस्वती पूजा में कई फंक्शन में गए थे वो मैडम, और उसी फंक्शन से रिटर्न हो रहे थे वो, रिटर्न हो रहे थे। बस उसी दौरान गाड़ी एक्सीडेंट किया है ना, और गाड़ी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। किनका? सुभद्रा मैडम का। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविता एक अलग ढंग देती है। जैसे कविता में पढ़ा था, एक बहुत विद्वानों से सुना मैंने कि एक कुछ इसे गलत ना समझे, कुछ कविता इसे गलत ना समझे। क्या है देखिए एक लाइन। सुभद्रा कुमारी मैडम बहुत पॉलिटिक्स में थे, तो अक्सरहा वो मीटिंग में लेट जाया करती थी। अक्सरहा मीटिंग में लेट जाया करती थी। तो एक बहुत बड़ा सब मीटिंग हो रहा था, तो इसमें बहुत सारे जेंट्स और लेडीज बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग, सब विद्वान लोग बैठे थे। तो सुभद्रा कुमारी लेट आई, तो पूछी मैडम, एक पत्रकार पूछा मैक पर कि मैडम आप इतना लेट क्यों आए, चूँकि आपका स्पेशल ये प्रोग्राम था, फिर भी आप लेट आए। तो उन्होंने एक बात बोला था, वो कविता है पुत्र वियोग से संबंधित, वो लाइन, और पूरा द्वर्थी शब्द था। कहता है कि लेट मैं क्यों आई मैं बताता हूँ। तो बोल रहे हैं मैडम, मैं लेटी थी, मुझ पे कोई लेटा था। एक कविता देखो, एक लाइन, मैं लेटी थी, मुझ पे कोई। ये जो ऐसा शब्द बोले ना, तो सब लोग तो ठाका से मार के हंसने लगा, वलबल बोलने लगा। तरह तरह के लोग का अलग अलग थाउट्स होता है ना। तो बोले घबराइए नहीं, ये मेरा 6 साल का बेटा था। मतलब हम दूध पिला रहे थे अपने बेटा को लेट करके, और इसी वजह से दूध पिलाने के दौरान मेरा बेटा थोड़ा लेट कर दिया, इसीलिए मीटिंग में लेट आई। तो इस कविता का सेंस क्या है? मैं लेटी थी, मुझ पे कोई लेटा था, घबराइए नहीं, वो मेरा 6 साल का बेटा था। तो एक कवि है, भाषण में कैसे शब्दों को तोड़ देते हैं, लोगों को क्या सोच लेता है और क्या इसका अर्थ निकाल लेता है, लेकिन इसका अंतिम छोर क्या होगा वो तो कविते ही जानते हैं। तो एक उस समय भी पुत्र पर चर्चा किए थे, और आज इनका पुत्र वियोग है, उनके पुत्र मर जाता है, उनके पुत्र जो है डेथ करता है, उसी पर एक कविता लिख डाले हो। वापसी में कार दुर्घटना मौत हुआ है ना। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मैं तो यूं बोलूंगा कंफर्म कि सारे कवि जितने हैं उत्तर प्रदेश, लगता है कि माटी कैसी अनमोल है जहाँ हिंदी के महान विद्वान पैदा करता है, ये तो मानना पड़ेगा। और इतिहास में योगी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि अभी रनिंग में कोई अच्छा पॉलिटिशियन है जो वहाँ के लोगों को और पूरे भारत पर उसका प्रभुत्व कहीं न कहीं देखने को मिलता है। लोग फैन फॉलोवर हैं, है या नहीं, है ना। क्योंकि बोली, स्वार्थहीन भाव
वेशभूषा, ये सारे चीज बताता है कि तो योगी उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ ये सब चीज है ना, विद्वानों की है समूह। बिहार भी एक स्थान बहुत अनमोल है, परंतु उत्तर प्रदेश जो कविता में पढ़ता हूँ ना जब हिंदी दिगंत पार्ट 2, तो लगभग जितने भी महान कृतियाँ हैं, महान लोग हैं, वो सब का संबंध कहीं न कहीं यूपी से है। माता पिता चूंकि अच्छे परिवार से थे, ठाकुर खानदान के थे बेटी, वो जान लो तुम। तो श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, माता पिता धीराज कुंवर उनकी मम्मी थी कुंवर, और बाबूजी का क्या नाम था? रामनाथ सिंह। पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी। यानी ससुराल कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। ससुराल कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। और पति का नाम, माँ का नाम, और ठाकुर रामनाथ सिंह। अच्छा, अब नहरा कहाँ हुआ इनका? ससुराल कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में कहाँ? ये हुई ना बात, खंडवा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इनको जन्म स्थान, मृत्यु कैसे मरे, नहरे कहाँ हुए, ससुराल कहाँ हुआ, माँ का नाम, पिता का नाम और पति का नाम, ये सबको जानकारी रख लेना जरूरी है। बिकॉज किसी भी कवित्री को जानने के पहले उनका इंट्रोडक्शन होना जरूरी हो जाता है। अगली बात है, शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी इनकी, कोई ज्यादा उम्र नहीं था। सोच सकते 1904 और 1919 कितने साल के दौरान उनकी शादी हो गई? 15 साल। उस समय बाल विवाह का बड़ा प्रचलन था 15 साल में तो अभी मैट्रिक पास करते हैं बच्चे हैं। और किसी का शादी हो रहा है क्या? तुम लोग का शादी हुआ था? 15 साल से ज्यादा हो गया होगा तुम्हारा है, फिर भी शादी नहीं हुआ। मैडम साहब को उस समय शादी हो गया था। शिक्षा का लेवल क्या था उनका? ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा, गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक रहे, प्रसिद्ध पत्रकार रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और कांग्रेस के नेता थे वो। उस समय भारत में सरकार जो था, रूलिंग पार्टी कौन था? कांग्रेस था। आज रूलिंग पार्टी बीजेपी हमारा है, तो रूलिंग पार्टी का विधायक थे वो। और उस कांग्रेस के समय में जो नेता था वो अंग्रेजों के खिलाफ जो कूदे थे वो कांग्रेसिया सब थे। कांग्रेस राज क्यों किया इतना वर्षों तक? लोग बोलते हैं लगभग 60 वर्ष। तो ये शासन क्यों किया? रीजन क्या था? कि केवल एक ही झांसा दिया, केवल एक ही एग्जाम्पल देने को इनको पास ऑप्शन था। वो था ऑप्शन कि हमने अंग्रेजों से लड़ करके हमारे लोगों ने लड़ा और आज उसी का लाभ लेकर के मतलब 60 सालों तक लगभग शासन किए। यही तो वास्तविकता है। तो रनिंग पार्टी का नेता थे कौन? नेता के उनके पति, किनके पति? और वो हाँ पति, क्या नाम था? हाँ कांग्रेसी। शिक्षा, इनकी शिक्षा क्या हुई जरा देख लीजिएगा। ये शिक्षा जो बोला, ट्रांस क्रस्ट वेट गर्ल्स स्कूल में शिक्षा मिला था। इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा मिली। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा, नाम सुना होगा, सोना नामक कविता सोना नामक कहानी लिखे हैं वो। महादेवी वर्मा वो कवित्री लड़ी थी, वो इसी स्कूल में यानी क्रस्थवेट स्कूल में उन्होंने एक साथ पढ़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान, सोना पढ़ा होगा 10वीं में। गिल्लू तो अंग्रेजी में तो पढ़ा होगा, दोनों है, मानना पड़ेगा। तुम लोग तो क्या पढ़ी हो तो +2। चलिए छोड़ लिव। बच्चे नादान हैं तो हमको लगता है गिल्लू एक गिलहरी की चर्चा है। पनोरमा इंग्लिश में पढ़ना था आप लोग को, अब आप बोल रहे हैं हिंदी में भी है। क्या झूठ बोलती है कभी। चलो ठीक है, लिव ऑन है ना। अब आगे क्या था? पुनः देखो क्या है, हाँ पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन कूद पड़े। बताओ 9वीं पास थी वो, सोच लो पहले। वो सुभद्रा कुमारी चौहान मैडम केवल 9वीं पास थी, 9वीं पास थी बाबू, जान लो पहले। इतनी बड़ी उपलब्धि, कम उम्र और बड़ी कम उम्र में डेथ कर गए। जो गाड़ी जो पलटी, एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत कम उम्र में
सोचो ना भाई, तुम सोच सकते हो कैसा। कोई ज्यादा उम्र 44 ईयर्स इज नॉट इनफ। ओके, तो प्रधान कर्म क्षेत्र समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता, संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए बने, नहीं बोले थे अभी। उनके पति जो थे वो भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, नेता ठाकुर लक्ष्मण सिंह। खुद वो मैडम साहिबा एमएलए बनी। सरकार किसका था? कांग्रेस का, क्योंकि उस समय कांग्रेसी रनिंग चल रहा था ना। विशिष्ट अभिरुचि, उनको मन क्या क्या लगता था वो मैडम साहिबा को, तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना के प्रति और कविता लिखने का बड़ा शौक रहा। किनको? आगे चलकर प्रमुख कवित्री बनी, बहुत फेमस, एवं साहित्यकार के रूप में भी प्रतिष्ठित। बोले 9वीं पास एक लड़की। बाद में पति के साथ असहयोग आंदोलन में भाग ली। असहयोग गांधी जी का आंदोलन में, है ना। तो ये सब कहीं न कहीं फ्रीडम फाइटर रही है। क्या रही है ना। अब तो सोच सकते हो कि 1919 में विवाह हुआ है और हमारा देश कब आजाद हो रहा है 1947 में। तो इसका मतलब गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ कहीं न कहीं बैठा उठी रहा होगा, ये तो सोच सकते हैं आप, है ना। आगे देखा जाए, ईस्वी सन मिलाओ ना, कंटेम्प्रेरी थे ना जी, समकालीन थे। कौन थे? समकालीन थे वो। ये कविता मुकुल से लिया गया है, जो पुत्र वियोग कविता है, कहां से लिया गया है? मुकुल से लिया गया है। मुकुल, तुमसे पूछा जा सकता है कि ये कविता जो वर्तमान कविता किससे लिया गया है? मुकुल से लिया गया है। याद रखिएगा, मुकुल लिखे, मुकुल एक पुत्र है, पुत्र का चर्चा है। कविता संग्रह 1930 में मुकुल बना। त्रिधारा कविता चयन, ये भी लिखे हैं कृति। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। सभा के खेल कहानी संग्रह है। तो ये मुकुल कविता, त्रिधारा कविता और बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह, ये सारे चीजें उन्होंने लिखी है। जो कि कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानी संग्रह है, 2 है ना। पुरस्कार मिला था उन्हें, शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिला था। शेक्सपियर पुरस्कार जो हिंदी क्षेत्र में मिलता है, शेक्सपियर। मुकुल पर 1930 में यही कविता पर उन्हें पुरस्कार मिला था, जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, है ना, है ना, है ना। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी कविधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख विशिष्ट कवित्री थी। नेशनल लेवल में लिखने वाली राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था, चूंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत भाग लिए और कविता एक बहुत बड़ा मायना बनता था समाज सुधारने के लिए। पहले पत्रकार लोग जो होते थे और जो कवि होते थे ना, पत्रकार कवि ही लोगों को जगाता था पहले। आज भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ हाथ रहा है। जैसे मनीष कश्यप की बात कर लो, तो इतिहास कहीं न कहीं पत्रकार, जैसे पहले क्या आंदोलन में सारे को जगाने का काम। तो एक चीज जानो, अंग्रेजी में सोल्जर के नाम सुने हो? रूपर्ट ब्रुक एक अच्छा कवि थे, एक अच्छा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें बोला था, आप कविता में बोला गया है, वो बहुत बेहतर व्यक्ति थे वो, और वो कवि सब कविता से वो जगाते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो कवि जो है सबको जगाने का काम करता है, सोए को उठाने का काम करता है। ये कवि होते हैं जो, क्योंकि कवि के शब्दों में दम होता है। लोग कहते हैं कि जगाने का सबसे बड़ा मंत्र है शब्द। अगर कोई आपको शब्द बोले, कोई ऐसी शब्द बोल दे और उस शब्द में दम हो और आप उठ खड़ा हो जाए, इतना एनर्जी आ जाए। आज शब्द है ना जो मोटिवेट करता है आपको, कि मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, मोटिवेशनल वो कर रहा है, क्या है। तो पहले कविता के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया जाता था। और मोटिवेशनल में सबसे, जैसे इफ आई शुड आई थिंक ओनली ऑफ दी मी, सोल्जर एक कविता पढ़ोगे तुम, उस कविता में क्या है, कवि ने जगाया है सबको कि भारत के लिए, देश के लिए, भारत नहीं, इंग्लैंड एक ऐसा देश है, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पढ़ाएंगे कविता आप लोग को। तो ये भी कवि जो है ना जगाता है और आदमी को जगाता है। ये इससे भी शिक्षा मिलता है आप लोग को, है ना। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन, हाँ द्विवेदी युग में, कौन युग में? इस भावधारा का उन्मेष भारतेंद्र युग में ही हुआ था।
द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ तथा उसके बाद युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र, उन्मुख होती गई। इसके बाद राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आशय निखरते और स्पष्ट होते गए। उनमें एक दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता और उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई। केवल भावुकता की उछल अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर तथा स्वप्नों की संकल्प से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक, राजनीतिक अर्थार्थ की प्रेरणाएं और आग्रह बढ़ते चली गई। राष्ट्रीय भावधारा के इस अथातोन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा अर्थार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। देखिए, ये हमें अपनी किताबों में ज्यादा होगा तो इसे एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किस युग के कवित्री थी, तो द्विवेदी युग। ये सब चीज बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं जानना है ना। हमें जानना है केवल कि इनकी जीवनी, मृत्यु, क्या लिखे, मुकुल से कहां लिया गया, ये सब चीज जानना हमें है ना। और ये आपका कुछ तो है नहीं ज्यादा, फिर भी पढ़ लेना चाहूंगा ताकि तुमको सुभद्रा कुमारी चौहान की निजी अपनी लाइफ, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानववादी भाव पटलों एवं जीवन रूपी रूपों की एक मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यानी उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में भाग लिया था, कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ये चीजें है, इसी का अकृत्रिम और स्वाभाविक आवेगमय स्वर उनके जीवन और कार्य को मुखर रूप से एक और अखंड कर देता है। गुण, कविता इनकी गुण विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच विशिष्ट बनाती है। क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देना, मर मिट जाना, होम कर देना मतलब बर्बाद कर देना, विनष्ट कर देना, जाने का एक ही मंत्र, एक ही बल और एक ही सर्वग्रासी प्रेरणा उनके जीवन और काव्य के अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उठती है और चारों ओर जैसे छा जाती है। चिंतक कवि मुक्ति बोध ने उचित कहा है, एक कवि चिंतक कवि है, नाम क्या है, मुक्ति पढ़ोगे आगे। कहा है कि सुभद्रा जी की साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुई है। क्या लिखे, मुक्ति बोध साहब ने लिखा है इनके बारे में। आगे सुभद्रा जी की प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल। अब यहाँ चर्चा किसका हो रहा है, मुकुल, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मुकुल। तो मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है। यानी जैसे कि निराला जी ने भी एक शोक गीत लिखा था, सरोज स्मृति, ये भी इसी तरह का पुत्र वियोग है। सरोज की स्मृति मतलब तो सरोज मर गया है, उसकी याद, तो वियोग ही भी है। निराला जी ने एक लिखा है ना, क्या लिखे निराला जी, सरोज स्मृति लिखे कविता, वो भी पुत्र वियोग से संबंधित है। और यहां जो लिखे हैं ये मैडम साहिबा सुभद्रा मैडम मुकुल, ये भी क्या है, ये शोक गीत है। शोक गीत को अंग्रेजी में एलगी कहा जाता है। एलगी, जो कविता में शोक हो, कोई मर गया उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसे हम लोग एलगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलगी कहते हैं। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटना मूलक कथा संदर्भ के अभाव के कारण इस गीत में व्यापक अर्थार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए मां के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्वैयक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप से काव्यत्व अर्जित कर लेती है। इसमें एक मां के लिए निषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कट अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच मां बेटे का संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में स्थायी परिणति पाता है। एक कविता के बारे में बताएं जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ेंगे तो सारी बातें मुझे एकदम ऊपर एकदम स्क्रीन पर आ जाएगा आपका, ये तो क्या बोल रही है मैडम अपने पुत्र वियोग के संबंध में। तेरा स्मारक तू ही होगा, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगा, तू खुद अमिट निशानी थी के सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा गया है ये लाइन।
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, यानी तू ऐसी निशानी है जो मिटा। हाँ। शमशेर बहादुर सिंह एक लाइन लिखे हैं, एक वाक्य है, एक लिखे हैं, क्या है देखिएगा, एक कोट है, कोट की है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोट किया है, क्या किया है, हम उनके असली स्वरूप को याद रखें, नौवीं पास अजब है दास्तान। आज लोग बोलते हैं नौवीं पास है, लोग बोलता है नौवीं पास है, देश भी ज्यादा बोलता है नहीं। तो देखो नौवीं पास ये भी है, नौवीं पास को क्यों ललकारते हो? एग्जाम्पल मुझे देखने को मिल जाता है, आपका तो नौवीं पास, नौवीं पास लोग बोल देता है क्या IMA पास करके तू क्या कर लिया? गलत सही बोल रहा हूँ? गलत सही बोल रहा हूँ? फिर मुझे याद आता है मैडम को जब बोलता हूँ नौवीं पास, मुझे बहुत पहले से नौवीं पास में कहाँ तक चले गए महान कवि। तो विद्वान को मुंशी प्रेमचंद गौरम क्या जानते हैं आपने? कहाँ मैट्रिक पास किए थे वो भी तो 9 में थी लगभग, मैट्रिक फेल रहे हो भाई, रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। मुंशी प्रेमचंद कोई बहुत बड़ा डिग्री लिए नहीं थे, पहले डिग्री का कोई मोल नहीं था। आज भले मानव लोगों को डिग्री की है, आज भी तुम डिग्री कहां देखते हो? कहां खान को डिग्री देखा? जो खान, कहां खान को डिग्री देखा है जो तुम लोग खान के खान खान करते रहते हो? कहां मनीष कश्यप को डिग्री देखे हो तुम? हाँ क्या ये क्या डिग्री लिए है? कम्युनिकेशन का डिग्री लिए है, मास कम्युनिकेशन का? ये तो यूट्यूबर है, ये क्या है? लेकिन पत्रकार की तरह अपने आप को प्रयोग किए हैं। हाँ पत्रकार का डिग्री है जी, तो कहने का मतलब डिग्री तो कोई मोल नहीं यार। कहाँ फलाना सर कोचिंग पढ़ते हो तो कहते हो MA के लिए कि नहीं, मुझे तब पढ़ाओ। 8वां पास बुतरू है तो भाई इसी केमिस्ट्री पढ़े लगता, मैथ पढ़े लगता, फिजिक्स पढ़े लगता, जाके पढ़े लगनी। 8वां पास के बच्चा और पढ़वी तो कुछ भी नहीं कागज है, अरे बड़ी अच्छा पढ़ पाए, बस ये सोच मी तू। गलत सही बोल रहा हूँ? तो उस समय आप डिग्री कहाँ देख रहे हो? तो इसका मतलब डिग्री का कीमत यहाँ भी ज्ञान, डिग्री को तुम तखा पर रख दो। डिग्री तो केवल एक मापदंड है, ज्ञान तो खैर शब्दों में झलकता है। विवेकानंद और बहुत सारे लोगों को देखो, उस समय क्या डिग्री था? क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? शायद खुद समझो, तुम खुद इंसान हो। तो क्या बोले हैं, हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना कि भारत की पहली बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी, जिनकी स्वर लहरियां चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के जनगण मन में घुल मिल गई है। शमशेर बहादुर सिंह ने इनके बारे में लिखा है, ये मैडम के बारे में। तो चलिए आइए, आप भली भांति परिचित हमसे हैं कि हम एक फैकल्टी इंग्लिश का हूँ, फिर भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कितना खींच पाता हूँ। कुछ है ही नहीं इसमें। कहता है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। एक प्रथम लाइन है, कितना एक पैरा बोला जा सकता है स्टंजा। आज दिशाएं भी हंसती है, दिशाएं मतलब चहु दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आज मैडम बोल रही है पुत्र वियोग में, जो मुकुल से लिया गया है ये लाइन, कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, चारों तरफ पूरा विश्व खुशी के माहौल में, गम की एकदम खुशी के माहौल में सब लीन है लोग। पूरा विश्व में क्या है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है सब लोग, विश्व के लोग। यानी कोई शुभ दिन है, और शायद मैडम साहिबा के लिए शुभ दिन हो गया है। आप देखते हो ना मेरे बच्चे, कभी कभी आप सब लोग, किसी के घर में खुशियां हैं तो किसी घर में गम है। कोई शादी करके जा रहा है तो किसी का लाश गुजर रहा है, कोई हंसते जा रहा है, कोई रोते जा रहा है। ये संसार का रीत है, गौर कीजिएगा आप। इसमें यह मैं कहना चाहूंगा कि आज दिशाएं भी हंसती, जो कवित्री ने लिखा है, पूरी तरह से आज दिशाएं, ऐसा समय है कि सब दिशा हंस रहा, खुशी से है ना। उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। खिलौना यहाँ इनका बेटा है मुकुल, खोया उनका बेटा, भूल गया है, खो गया है, अब तक मेरे पास न आया उनका बेटा जो
मिट गया है, मृत हो गया है, वो हर जगह खुशी खुशी है, हर उल्लास भरा हुआ संसार में हर जगह है। लेकिन मेरा जो बेटा खो गया है, मृत हो गया है, वो कहाँ से नहीं आया है। कवित्री ये बता रहे हैं, शीत न लग जाए इस भाई से, बेटा मृत हो गया है। माँ का प्यार कोई लाइन में देखा जा सकता है। शीत न लग जाए इस भाई से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। ऐसा होता है। माँ का कितने काम है, अपने छोटे बच्चे को भी फुसला फुसला सुला देती है खिला के, और काम पर चल जाती है। बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, खाना पका रही है, घर पोछा दे रही है। भिन्न भिन्न काम है स्त्रियों को घर में, है ना। तो गौर करो पहले। और वो काम करते करते, चाहे जो भी काम हो, वो काम करते करते उसे तकलीफ, उस बेटा को तुरंत नींद टूट गया, जाग गया, चिल्लाया माँ। चूंकि हर छोटा बच्चा माँ को अपने पास ही देखना, तो जगने के बाद तो माँ ही खोजेगा बच्चा हो। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कवित्री कि शीत न लग जाए, वो बच्चा जो मृत हो गया, मर गया मेरा बच्चा, वो शीत न लग जाए, ठंडा न मार दे। शीत मतलब ठंडा। इस भाई से नहीं गोद से जिसे उतारा। ये तो नॉर्मली है कविता, कोई ज्यादा कठोर कविता नहीं है समझने में। तो ठंड से बचने के लिए उसको कभी गोद से अलग नहीं किए थे। एक जमाने में छोड़ काम, अपना काम छोड़ चढ़ के चल आती थी। जब एक बार पुकारता था माँ, इतना उसे प्यार करते थे। और अब इस कविता में यूनिवर्सल टोन है। यूनिवर्सल का मतलब होता है क्या, पूरे विश्व की माँ की चर्चा है इसमें। हर माँ को ऐसा ही लक्षण, वैश्विक माँ, विश्व की माँ। सुन रहे हैं, हर माँ का यही काम है कि गोदिया ले ले रहा तो खनवा बना रहे लो। गोदिया ले करके जा रही है। एक पिता को गोद लेने में अपने बच्चों को शायद थोड़ी सी झिझक हो जाती है। झिझक क्या, गलत नहीं बोल रहा हूँ? लेकिन एक माँ को कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, उसे गर्व होता है और होना ही चाहिए। कहने का मकसद यहाँ भी है, माँ कवित्री मैडम का जो है कही है कि अपना बेटा को एक माँ शब्द में हमने काम छोड़ छाड़ के थपकी दे दे जिससे सुलाया। थपकी देते हो, थपकी सो जा बाबू सो जा। जैसे माँ बच्चों को सुलाने के लिए, कोई भी माँ एक गीत गाती है, ला 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 लोरी, दूध में कटोरी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना खेले तमाशा। कैसे है? चलो, थपकी दे दे मतलब पर पीट पीट के हल्का हल्का, ताकि उसे लड़का का एहसास होवे। एक बच्चा को पीटता है, थपकी दे देगा तो क्या करता है वो, उसको लगता है कि माँ बिल्कुल समीप है मेरे, जबकि पीट रहा है, हल्का हल्का पीट रहा है, लगता है कि नहीं, उसको और नींद आ जाता है उसको। क्यों? उसको एहसास है कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं है, जो ठोक रहा है वो मेरी माँ है मेरे साथ। जबकि तुम्हें ठोकते रहेगा तुम्हें नींद नहीं आएगा, नॉर्मली तुम नॉर्मल बड़ा हो गए हो। और उस बच्चा को, नवजात शिशु को अगर ठोकता है तभी नींद आता है, बिकॉज थपकी देने का जो सिस्टम क्या है ना, उसको लगता है कि मेरी माँ बिल्कुल समीप है। ये दर्द नहीं, उसका प्यार मेरी माँ का, उस समय समझ जाता है बच्चा। सोचो पहले, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर नजरा मलिनता, देख याक में रात बिताई। थोड़ी सी देखते हो, माँ बीमारी जो होता है ना बेटा, वो नॉर्मली संध्या को, रात को ज्यादा फैल जाता है लोगों को। ऐसा मानते हो कि नहीं? दिन में रात में दर्द हो, दिन में दर्द हो तो दांतों में तो थोड़ा देर के लिए सह लेमी भूलाल, लेकिन जब सूते गए दर्द होने लगा तो आँख बक, डॉक्टर बंद, क्लिनिक बंद, फलन बंद, चिलन बंद, उसमें और लगा और दर्द है। दिन का लगा जीवे नहीं, अस्पताल बगल में अस्पताल है, बगल में मेडिकल है, ले ले कहीं, मतलब रात का बीमारी बढ़ जाता है, लोग का मानना है कि नहीं? तो रात बिताई, थोड़ा सा माँ को लगे कि मेरा बेटा को कहीं बुखार है, कहीं कुछ तकलीफ है, तो उसके लिए माँ रात रात जग करके अपना नींद हराम करती है। हर माँ का ये प्यार अपने बच्चों के प्रति है। कवित्री ने अपना प्यार वैश्विक प्यार की तरह दर्शाया है इस कविता के माध्यम से। जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके लिए लोरियां गाई, लोरियां बुझते हो ना क्या होता है?
सो जा बेबी सो जा, चंदा मामा आएंगे, चंद मामा दूर के, ताकि बउआ जिसके मुख पर देखा रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन, माँ खुद को भूल जाती है अपने बच्चों के लिए। क्या पहनी हुई है आज, जैसे जब स्त्री माँ ने बनती है ना तब तक खुद को सजाती है वो, जब तक स्त्री माँ ने बनती है तब तक क्या सजाती है खुद को, और वो बच्चा हो जाने के बाद खुद को नहीं बच्चा को सजाती है। 1 घंटा लग तो नहाई तो अच्छा से जॉनसन बेबी से, जॉनसन बेबी सोप, जॉनसन बेबी पाउडर मार, बंडी बेटा है तो बेटी एकदम पूरा टिक्का उक्का लगा के नजर न लगे, फिर आके आपका झूला होता है, क्रेडल बोलते हैं उसको, झूला में झूलाती है और खुद लटाल पेटाल जैसे उसी तरह बिना टिक्का टिकली कुछ पहने। सही गलत गौर करो पहले, क्या प्यार करती है आप लोगों को, हम सबों को माँ करती है। और आप अपने माँ से क्या आपने रिटर्न क्या दिया महसूस कीजिए खाली, और बड़ा होंगे तो क्या रिटर्न देंगे। मैं तो आशा करूँगा कि रिटर्निंग थोड़ा बेटर दीजिए, माँ से ज़्यादा आपको देना है माँ को, जो माँ दी उससे। लेकिन आज तक कोई पुत्र ऐसा हो ना सका जो विशेष माँ को दे सका, है ना। लगभग जिसके लिए भूला, खुद को भूलने वाली माँ होती है, स्वार्थहीन। पत्थर को भी देव बनाया, हर माँ पूछती है, जरा सा तकलीफ होता तो वहां कहे तो हे छठी मैया तोरा चढ़ेबो का नारियल चढ़ेबो, हमारे बेटा के आईएएस बनेबो, बना हमारे बेटा के ये करबो। एगो बुखार जिससे आ गया 50 जगह गछ लेगी कि हमारे बगल ठीक होते की देबो ऊ देबो। एक जगह खोखा को तो सर्दी हो गया बाबू के। गलत सही क्या बेबी, गलत बोल रहा हूँ। ऐसा माँ करी है कभी आप लोग को? प्यार करती है माँ कि नहीं? करती है ना। चलिए आप क्या करते हो? 0 बटा सन्नाटा। गलत है। प्रेम के बदले प्रेम। माँ खिला रही है और वो साइड में क्या बताबे मोबाइल चला रहा है, लगा हुआ है माइनक्राफ्ट में। ये मेरा बेटा कहानी है। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, पत्थर को भी देव बनाया, हर पत्थर को पूजा है एक माँ ने। बताओ माँ का प्यार बच्चों के प्रति क्या है, महसूस कर सकते हैं लाइन में। अपने बच्चों के लिए अपने को भूल गई, पत्थर को भी देव बना दिया। जहां बोला कि वहां जाओ ने, तो और बेटा वहां ठीक हो तो ये बद्धी बानो ने 50 को तो टीका लगाती है माँ, और उसके साथ साथ 50 को धागा बांध देती है। ई देवता के वो जंतर मंतर भर देती है वो। मतलब कि ये सब चीज आप कह सकते हैं अंधविश्वास, मान सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ प्रेम विश्वास भी तो कर सकते हैं उसको, है क्या? फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया। देवी देवता सबको पूजा मैंने, दूध बतासा मैंने चढ़ाया जिसके लिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। रिजल्ट माइनस। रिजल्ट क्या हुआ? माइनस। जिसके लिए फिर भी कोई कुछ न कर सका। नहीं पत्थर देव देवता दूध बतासा नारियल सारा जिन देवी देवता को चढ़ाया, रिजल्ट माइनस में। छीन ही गया खिलौना मेरा, वो मेरा पुत्र मर गया, मृत हो गया, बचा न सका किसी ने। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। बिछौना छौना ये सारे कह रहा है कि विवश बैठी मैं असहाय, मेरे को मैं चिल्लाते रही मेरे बेटा को बचा लो, हे प्रभु हे देवता। विवश कुछ न कोई न कुछ कर सका मेरे लिए। मेरा छौना, मेरा सबसे प्यारा खिलौना। छौना मतलब छौना। इस फिर भी हाँ लोग जाते बेटा शांत। तड़प रहे हैं, छोड़ कर रहा हूँ अभी, बहुत स्लो क्लास है। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। अब छटपटा रही है माँ। तड़प रहे हैं विकल
ये मेरा जो प्राण है ना, छटपटा रहा है प्राण मेरा, ये मुझको पल भर भी शांति नहीं है। अब शांति बिल्कुल नहीं, सेकंड भी नहीं, एक मिनट, एक वह खोया धन पा न सकूंगा, पुत्र का धन जो पुत्र मरा, वो धन ऐसा है जो पा न सकूंगा। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये धन मुझे, पुत्र धन सबसे विशाल खोया हुआ धन होता है। पुत्र धन जिसको मिले सबसे, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन है मेरा। माँ बोल रही है, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। बोल रही है, रोते रहता हूं अभी, जीवन नीरस लगता है बड़ा जटिल नीरस लगता है ना, लगता है जीवन क्या है, जीने का मन नहीं करता है। एक माँ को पुत्र के बिना, पुत्र जो मर गया है मुकुल, उसे लगता है कि जीव नहीं, जिंदगी बहुत कठिन है, इससे अच्छा है मृत्यु। कोई एक माँ को पुत्र के बिना ऐसा महसूस हो रहा है। पुत्र वियोग ही है, पुत्र वियोग नहीं है। अगर पुत्र वियोग होती तो और अच्छा रहता, लेकिन पुत्र वियोग है। और सरोज की स्मृति जो लिखे हैं निराला जी, वो भी है, सरोज एक लड़का ही है। तो बड़ा अफसोस से मैं ये नहीं कहूँगा कि पुत्र पुत्री में समाज हमेशा फर्क रखा है ना। बेटी ऐसा बोला गया है, बेटी जाना इकट जीव होती है, मरती जल्दी नहीं है, कभी जल्दी नहीं मरता। आया देखो, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, लगता है कि एक बार हमारे बेटवा जिंदा हो जीते, जिसे पल भर उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। एक बार अगर बाबू मेरा मिल आता, आ जाता मेरे पास, तो सहला करके बता करके प्यार से समझाते बताते, बाबू टोनू सोनू मनु काहे चला गया था बेटा, कहाँ गया था रे, तुमको पता नहीं है तेरी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है, तुम्हें दिल तोड़कर जाने में अच्छा लगता है मेरा बचवा, तू मेरा सब कुछ है, तू ही तो है। मतलब एक बार आ जाए ना बैक फुट पर, तो फिर उसको कहीं जाने देंगे। बहुत समझाएंगे कि एक पल निकलेगा नहीं, दरवाजा से पार नहीं होना बिना परमिशन के। जो कविता है उसको, मेरा भैया मेरा बेटा अब माँ को ये छोड़ न जाना, क्या समझाएंगे, कौची बोलेंगे वो, मेरा भैया मेरा सोना अब माँ को छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये समझाते कि तुमको पल जितना समय तुम गए हो, कई एक एक पल कैसे बिताते हैं, बहुत कठिन है एक माँ को बेटा। तो मेरा भैया मेरा सोना छोड़कर मत जाना, जब वो एक बार आ जाएगा तो मैं समझाऊंगा उसको ऐसे। भाई बहना भूल सकती है, बताओ, माँ सर्वोपरि होता है, भाई बहन भी भूल सकती है, बहनी और भैया भूल सकता है, भाई बहना भूल सकती है, पिता भले ही तुम्हें भूला, पिता भी भुला सकता है तुमको। एक बाप भी है ना, वो माँ का प्यार क्या दे पाएगा, भाई बहन भी माँ का प्यार क्या दे पाएगा। भाई बहना भूल सकती है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, लेकिन माँ किंतु रात दिन की साथिन मैया, कैसे अपना मन समझावे। 2 दिन 10 दिन के बाद बाबूजी भी भुला जाए, चल जाए ड्यूटिया पर कि बचवा मृत हो गया, बेटा तो क्या खाल छोड़ दें। भाई वो भुला जाए, खेले लगा है, बहनी भी खेले लगा, कहीं ससुराल चल जाए बहनी, वही मस्त हो जाए, भुला गलो नहीं रेखे। लेकिन माँ को पुत्र को बुलाना संभव नहीं है। एक कविता से यही हमें शिक्षा मिलता है कि ये एक दर्द भरी दास्तां है। कविता के साथ कवित्री का खिलौना क्या है, तो पुत्र। कवित्री स्वयं को असहाय व्यस्त क्यों कहती है, क्योंकि उसका असहाय मत होता है, बेटा मृत हो गया है। पुत्र के लिए माँ का असहाय मतलब क्या होता है, बहुत कुछ हर देवी देवता पूजे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिला है, असहाय नहीं भाई, असहाय। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है बताओ।
तो ये आंसर तो क्या नहीं करती है, यह आंसर थोड़ी हो जाएगा ये। इसमें थोड़ा सा डिटेल मारिए। अर्थ स्पष्ट करें, अर्थ स्पष्ट करें। एक्सप्लेनेशन आता है अंग्रेजी में। कविता का चैनल ले लिया, ये चैनल ले लिया हिंदी कविता का। आज दिशाएं भी है, प्रथम कविता फर्स्ट लाइन है। भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे। कविता आ गया, आप लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति, ये लाइन, ये पंक्ति पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मुकुल से ली गई ये रचना है, ये कवि रचना है। ये कविता का प्रथम लाइन है, प्रथम पंक्ति, प्रथम अस्टंजा इसको बोल सकते हैं। प्रथम नहीं, अस्टंजा नहीं बोले, प्रथम पद बोलो। हाँ है ना, प्रथम पद है। इसमें कवित्री ये कहना चाहते हैं और यहाँ प्रस्तुत करेंगे इसको। थोड़ा बेहतर लिखने का ढंग होगा है ना। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्या है, क्यों? अब पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करे। फिर मर्म उद्घाटित करे। भाई बहन भूल सकता है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना समझावे। मर्म उसका भावार्थ भी होता है। मर्म तो क्या हुआ, भावार्थ। तो मेरे बच्चे ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा उसको, है ना।